हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए बहुत सारी उन्नति लाए और आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो आज हम करेंगे हिमाचल प्रदेश का इतिहास। तो हिमाचल प्रदेश के जो इतिहास के स्रोत है कि कहाँ कहाँ से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है ना। तो वो है आपके पुराण है ना। जैसे विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण। इसमें भी मिलता है कि यहाँ पे पहले सबसे पहले कोल आए, ठीक है, कुलिंद आए, औडंबर आए। इस तरह की जानकारी जो है हमें पुराण से भी मिलती है, रामायण महाभारत और ऋग्वेद में भी मिलती है। और पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, ये आपने याद रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि पाणिनि की कौन सी बुक है, तो अष्टाध्यायी। वृत्त संहिता, कालिदास के रघुवंश, विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस और कल्हण की राजतरंगिणी, ये सारी ही किताबें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बताती है। और इसमें हिमाचल के क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये प्राचीन स्रोत है जहाँ से हमें पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो तारीख फिरोज शाही है, तारीख फरिश्ता है, और नगरकोट किले पर फिरोज शाह तुगलक के हमले का प्रमाण भी मिलता है। तो इस तरह से तुजक के जहांगीरी में जहांगीर के कांगड़ा आक्रमण और तुजक के तैमूरी में तैमूरलंग के शिवालिक पर आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। जहांगीर के कांगड़ा आक्रमण और तुजक के तैमूरी के तैमूरलंग के शिवालिक पर आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो सिक्के जो है वो कहाँ कहाँ से मिले, तो सिक्के जो है वो भूरी सिंह म्यूजियम जो चंबा में है ना, और राज्य संग्रहालय शिमला में, त्रिगर्त, औदुंबर, कुल्टा और कुनिंद राजवंशों के सिक्के रखे गए हैं। ठीक है, ये भूरी सिंह म्यूजियम जो 1908 में बना है। ठीक है, इस तरह के पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं कि भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पे है, चंबा में है, 1908 में बना है। और राज्य संग्रहालय कहाँ है, शिमला में है। वहाँ पे क्या मिला है, त्रिगर्त, औडुंबर, कुल्टा और कुनिंद राजवंशों के सिक्के रखे गए हैं। ठीक है, ये लाइन आपने अंडरलाइन करनी है कि किस किस के सिक्के मिले हैं। भूरी सिंह म्यूजियम, औडुंबर, कुल्टा और कुनिंदा। ठीक है, तो शिमला राज्य संग्रहालय में रखे 12 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अर्की से प्राप्त हुए हैं। और अपोलोडोर्स के 21 सिक्के, जो अपोलोडोर्स थे उनके 21 सिक्के जो है हमीरपुर के टप्पा में गांव से प्राप्त हुए हैं। और चंबा के लचौड़ी और सरोल से इंडो ग्रीक, ठीक है, पूछ लिया जाता है कि चंबा में कहाँ से जो है इंडो ग्रीक के सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो लचौड़ और सरोल है। और कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का 1ली सदी में राजा बिरियास द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और सबसे पुराना सिक्का है। ठीक है, इस तरह के पॉइंट जो आपको याद करने हैं। मैंने पहले बता दिया भूरी सिंह म्यूजियम और राज्य संग्रहालय शिमला में त्रिगर्त, किस किस के, त्रिगर्त के, औडुम्बरा के, कुल्टा और कुनिंद राजवंशों के सिक्के रखे गए हैं। और उसमें जो है अपोलोडोर्स के जो है वो 21 सिक्के हमीरपुर के टप्पा मेयो गांव से प्राप्त हुए हैं। आगे हैं शिलालेख। अब शिलालेख तो आपको पता होगा क्या होता है। शिलालेख, शिला होता है पत्थर पे जो लेख लिखे जाते हैं, या पे, ताम्र पत्थर पे, है ना। तो कांगड़ा के पथियार, या आपने जगह का नाम रखना है याद, पथियार और कनिहारा के अभिलेख, हाटकोटी में सोनपुर की गुफा के शिलालेख, मंडी के सलोणू के शिलालेख द्वारा हम हिमाचल प्रदेश की प्राचीन समय की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में चंबा से प्राप्त 36 अभिलेखों को रखा गया है, जो किस में लिखे गए हैं, शारदा और टांकरी लिपियों में लिखे गए हैं। और कुल्लू के सलार अभिलेखों से पूछ लिया जाता है कि किस काल की जानकारी प्राप्त होती है, तो गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। टोंस और यमुना नदी के संगम पर स्थित जौनसार बावर क्षेत्र में अशोक के शिलालेख हैं। ठीक है, टोंस और यमुना में, ये भी आपने याद रखना है। और कुल्लू के सलारू में गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, निरमंड में 7वीं शताब्दी का महासामंत समुद्रसेन का ताम्रपत्र है। ठीक है,
ये भी याद रखना है कि नीरमंड में जो है वो समुद्र सेन का ताम्रपत्र है। ठीक है। भवन तो हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा किला, भरमौर के मंदिर, सिरमौरी ताल का भग्नावशेष, कामरू नगर, ताबो और की बौद्ध विहारों के भवनों से प्राचीन, मतलब भवनों से भी मिलता है, पता चलता है हमें कि जो हमारा सबसे पहले कांगड़ा किला है वहाँ पर कितने मुसलमानों ने जो है आक्रमण किए कांगड़ा किले को पाने के लिए, है ना। तो वैसे ही भरमौर के मंदिर है ना, और जो पुराने पुराने मंदिर है उससे भी हमें पता चलता है कि हिमाचल का इतिहास कैसा रहा होगा। आगे हैं वंशावलियाँ। तो वंशावलियाँ में सबसे पहले काम जो है मूरक्राफ्ट ने किया है। ये मैंने आपको मूरक्राफ्ट तो याद करवा ही दिया कि कब आया था, 1820 में आया था, है ना। और सबसे पहला काम जो है मूरक्राफ्ट ने किया है। कांगड़ा के राजाओं की वंशावली खोजने में सहायता की। और कैप्टन हारकोर्ट ने कुल्लू की वंशावली प्राप्त की। और बाद में कनिघम ने जो है वो कांगड़ा, चंबा, मंडी, सुकेत और नूरपुर राजघरानों की वंशावलियाँ खोजी। ठीक है। तो मूरक्राफ्ट ने सबसे पहले काम किया है ना वंशावलियों की तरफ से। तो फिर आपके कैप्टन हारकोर्ट ने, और फिर कनिघम ने, जिसने कांगड़ा, चंबा, मंडी, सुकेत और नूरपुर राजघरानों की वंशावलियाँ खोजी है। तो हिमाचल का यात्रा वृतांत, मतलब यहाँ कौन कौन सबसे पहले आए, है ना। जो मैंने आपको पहले भी कांगड़ा का जब इतिहास हम पढ़ते हैं ना उसमें बताया था कि देखो कौन से जो है यूरोपियन या बाहर देश वाले विदेशी कौन सबसे पहले आया था। वैसे ही यात्रा वृतांत दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुरातन विवरण जो है टोलेमी ने किया है, जिसमें कुनिंदों का वर्णन है। और हेनसांग जो चीनी यात्री है भारत में इस दौरान आया था, है ना। इस दौरान वह कुल्लू और त्रिगर्त भी आया। और थॉमस कोरयाट और विलियम फिच ने जहांगीर के समय हिमाचल प्रदेश की यात्रा की। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जहांगीर का समय कब से कब तक था। ठीक है। इससे आप जो है आगे और पीछे की स्टोरी को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। और फास्टर ने 1783, विलियम मूरक्राफ्ट ने 1820, मेजर आर्चर ने 1829 की यात्रा वृतांतों में हिमाचल के बारे में लिखा है कि यहाँ कैसे लोग रहते थे, है ना। और अल बरूनी ने जो महमूद गजनबी के साथ इस क्षेत्र का वर्णन किया है। ठीक है। आगे हैं हम क्वेश्चन करेंगे इसके थोड़े से, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के पटियाला और कनिहारा में किस प्रकार के प्राचीन शिलालेख पाए गए हैं। तो किस प्रकार के प्राचीन शिलालेख पाए गए हैं, ये हैं पत्थर शिलालेख। ठीक है। पटियाला और कनिहारा में पत्थर के शिलालेख पाए गए हैं। और डुमरों के सिक्के पर किसके चित्र अंकित मिले। तो डुमरों पर किसके मिले हैं, तो वो है आपके त्रिशूल और बैल के। किस स्थान पर ऐसी मूर्तियां चट्टानों पर अंकित है कि जिससे सिद्ध होता है कि आदिवासी कोल जाति के लोग हिमाचल प्रदेश में बस गए थे। तो वो मिला था कुमायूं के चंदेश्वर, सोमेश्वर और छत्तीस की चट्टानों से ऐसा सिद्ध होता है कि कोल जाति के लोग जो है हिमाचल प्रदेश में बस गए थे। ताबो गांव से वर्षों पुरानी मम्मी किस वर्ष प्राप्त हुई, तो 1967 में। हिमाचल प्रदेश में मानव की आरंभिक पहचान योग्य अवशेष कब पाए गए, तो 1955 ईस्वी में। पत्थर के हथियार किस वर्ष खोजे गए, तो 1955 में बीबी लाल और जीसी महापात्रा द्वारा कांगड़ा में खोजे गए। कुल्लू के राजाओं की वंशावली में बदलाव 1869 से 71 के दौरान किसने किए, तो वो किए थे कैप्टन हारकोर्ट, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कैप्टन हारकोर्ट। इसमें से आपने याद रखना है कि डुमरों के सिक्के पर किसके चित्र अंकित मिले, त्रिशूल और बैल के, है ना। पटियाला और कनिहारा में पटियाला से याद रखना है कि पत्थर के, है ना। और हिमाचल प्रदेश के मानव की आरंभिक पहचान योग्य अवशेष कब पाए गए, 1955 में। और जी सीमा पात्रा द्वारा कांगड़ा में पत्थर के हथियार जो है किस वर्ष खोजे गए, तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है। कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि आपको आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि आगे पीछे जो मैंने आपका इतिहास भी करवा दिया, ठीक है, सारे स्टेटों का, तो उससे भी आप इसको
पढ़ सकते हैं, मतलब पहले भी ऐसे ही करवाया तो उसे आप जो है इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, किसने कांगड़ा, नूरपुर, मंडी, सुकेत, चंबा और राजौरी के राजाओं की वंशावली प्रकाशित की? तो वह है अलेक्जेंडर कनिंघम। बताया था ना मैंने पीछे भी आपको कि कांगड़ा, नूरपुर, मंडी, सुकेत, चंबा के राजाओं की वंशावली किसने प्रकाशित की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। पहाड़ी राजाओं की वंशावली की तरफ सबसे पहले ध्यान आकर्षित करने वाले विद्वान थे विलियम मोरक्राफ्ट। पठियार और कनिहार में किसने पुनः बदलाव किया? तो स्टैननोव ने। ठीक है, स्टैननोव ने पठियारा और कनिहारा में पुनः बदलाव किया। आगे हैं इसी का क्वेश्चन कि चंबा रियासत के पास 150 से अधिक ताम्रपत्र स्वतः है। इसमें लगभग कितने मोहम्मडन या मुस्लिम काल के पहले से हैं? तो कितने हैं? शून्य है, पहले के नहीं है। ठीक है, शून्य जो है। निम्नलिखित में से किस रियासत के पास हिमाचल प्रदेश के राणा और ठाकुरों के बारे में कौन से मुख्य सूचना स्रोत है? तो राज तरंगिणी भी है। किसने लिखी थी राज तरंगिणी? है ना, कल्लन की राज तरंगिणी। बैजनाथ की प्रशस्तियाँ भी है। चंबा रियासत में पाए जाने वाले शिलालेख भी है। उपर्युक्त सभी। तो मैंने कहाँ का चंबा का क्या क्या बताया था आपको, वो आपने स्थान जो है वो याद रखने हैं, स्रोल और है ना दूसरा जो बताया था वो आपने याद करना है कि क्या बताया था। ठीक है, एक ताम्रपत्र के अनुसार विक्रमी सम्मत 1717 चंबा शहर शक सम्मत के अनुसार किस वर्ष में पड़ेगा? ये तो ऐसे ही है, चलो 1582 में। चकली तांबे के सिक्के जो 10वीं शताब्दी के आसपास मौजूद थे हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो चकली तांबे के सिक्के किससे संबंधित थे? चंबा से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में प्राचीन अभिलेख किस एक प्राचीन लिपि में उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं? तो किस में नहीं किए गए हैं? नहीं किए गए हैं बोला है। ब्राह्मी में भी लिखे गए हैं, शारदा में भी, नागरी में भी, इंडो ग्रीक में नहीं किए गए हैं। ठीक है, सोहन घाटी जो 40,000 वर्ष पूर्व पुराने औजारों की खुदाई के लिए कभी प्रसिद्ध हुई थी, अब कहाँ स्थित है? सोहन घाटी कहाँ स्थित है? तो है पाकिस्तान में। ठीक है, औडुंबर शासकों के सिक्कों पर कौन सी आकृति पाई गई है? त्रिशूल, है ना, शिव और बैल, है ना, शिव और बैल की और त्रिशूल की। ठीक है, ये याद रखना है आपने। 20वीं शताब्दी में कुलिंद राज्य के सिक्के किन स्थानों पर प्राप्त हुए? तो कुलिंद राज्य के सिक्के देखो अंबाला और सहारनपुर। कुलिंदों के सिक्के पर किसकी आकृति पाई गई है? तो किसकी आकृति पाई गई है कुलिंदों के सिक्के पर? त्रिशूल के साथ शिव। कांगड़ा के पठियार और कनिहारा के प्राचीन चट्टानी शिलालेख किस लिपि में हैं? ब्राह्मी और खरोष्ठी में। ठीक है, कांगड़ा के पठियार और कनिहार तो सबसे पहले जीसी महापात्रा ने इनकी खोज करी थी, है ना। ये आपने याद करना है, मतलब क्वेश्चन जो है एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं। जब आप एक बार नहीं 2 बार या 3 बार पढ़ेंगे तो आपको आधा इतिहास तो ऐसे ही याद हो जाएगा। और चकली तांबे के सिक्के मैंने आपको चंबा में भी कराए थे, जो कि यहाँ पे भी दिए गए हैं कि देखो किस शताब्दी के आसपास मौजूद थे। आगे करेंगे हम प्राचीन इतिहास हिमाचल प्रदेश का, जिसमें आपका प्रागैतिहासिक एवं वैदिक काल भी आता है। प्रागैतिहासिक को हम प्री हिस्टोरिक भी बोलते हैं, है ना, कि लिपि का जिसमें जो है लिपि का विकास नहीं हुआ था उसे हम प्री हिस्टोरिक बोलते हैं। उसमें हमें मानव में कोई लिखित स्रोत हमें न मिले हैं, हम केवल पुरातात्विक स्रोतों ही इस अवधि के लिए निर्भर है। ठीक है, इस अवधि को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया है। वो तो आपको भी पता है कि पुरातात्विक स्रोतों को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल है ना, पूरा पाषाण मतलब बहुत ही पुराना पत्थर का काल, है ना, मध्य बीच वाला और नव नया। ठीक है, तो प्रोटो हिस्टोरिक मतलब आद्य ऐतिहासिक काल, तो इसमें लिपि तो थी किंतु अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी थी, जैसे आपका हड़प्पा काल है या सिंधु काल है। ठीक है, तो पूरा पाषाण कालीन स्रोत जो है वो क्या क्या मिले हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। 1951 में
1951 में जो है सतलुज की सहायक नदी सिरसा के दाईं और नालागढ़ के औलप रोफर को पत्थरों से बने औजार जैसे खुरपे आदि प्राप्त हुए हैं। और 1955 में बीबी लाल ने गुलेर, देहरा, ढलियारा और कांगड़ा से आदि स्वर्ण प्रकार के 72 पत्थरों के उपकरणों के नमूने प्राप्त किए हैं। ठीक है, जिसमें जो है वो चापर है, हस्त कुठेर और बेदनी प्रमुख है। ये देखो, जीसी महापात्रा ने सिरसा नदी घाटी और कांगड़ा में उत्तर पाषाण काल में जो है पत्थर के बने औजारों के अवशेष प्राप्त किए हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया, पटिहारा और कनिहारा। ठीक है, तो जीसी महापात्रा ने या सिरसा नदी घाटी के आसपास जो है ऐसे अभिलेख प्राप्त किए हैं, अवशेष प्राप्त किए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ कौन सी जाति जो है वो रहती थी, है ना। सिरमौर के मारकंडा नदी के सुकेती क्षेत्र में 1974 में इस अवधि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो मध्य पाषाण एवं नव पाषाण कालीन स्रोत जो है भारत में इस अवधि में को एक माना गया है, जबकि यूरोप में इसका विभाजन किया गया है। स्थायी कृषि और सभ्यताओं का उद्गम इस अवधि के दौरान हुआ। रोपड़ में कोटला निहंग में नव पाषाण युग के प्रमाण मिले हैं। सरस्वती यमुना नदी की तलहटी में भूरे रंग के चित्र मिट्टी के बर्तनों से बने मिले हैं। तो इसमें आपने याद करना है आगे वाले, ये हिमाचल के निवासी, जैसे कोल है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी कौन है, तो कौन है मूल निवासी, वो है कोल। उन्होंने नव पाषाण युगीन संस्कृति की नींव डाली थी। पश्चिमी हिमालय के वर्तमान में कोल्ली, हाली, डूम, चनाल, बाहड़ी आदि लोग कोल जाति में से ही है। ठीक है, जो पश्चिमी हिमालय पड़ा आपका, ठीक है, उसमें अभी भी आपको कौन मिलेंगे, कोल, हाल, डूम, चनाल, बाड़ी। ठीक है, कोल जाति को हिमाचल प्रदेश में बसने का पता कि कहाँ पे सबसे पहले बसे थे, कुमायूं की चंदेश्वर घाटी की चट्टानों से मिलता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, कुमायूं की चंदेश्वर घाटी। और हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी कौन थे, कोल थे। ठीक है, इसमें से आपने 2 याद रखने हैं। और ये तो याद करना ही है कि हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी कौन थे, कोल थे। और कहाँ से पता चलता है, कुमायूं की चंदेश्वर घाटी की चट्टानों से इनका पता चलता है। ठीक है, आगे करेंगे किरात। जब कोल जाति चली गई तो उनके बाद जो है यहाँ आने वाली दूसरी जाति जो है वो किरात है। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें शिशन देव मतलब लिंग देवता की पूजा करने वाला कहा है। महाभारत में भी किरातों का उल्लेख मिलता है। वन पर्व, ठीक है, में इनके निवास का वर्णन मिलता है। किरातों की पहाड़ी तलहटी में के ऊंचे पर्वतों की तरफ घाने वाले खस थे। मनु ने भी किसका वर्णन किया है, किरातों का वर्णन किया है। कालिदास के रघुवंश में भी किन्नरों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है ये कहाँ थे, कि ये दूसरे थे, है ना। और किस में इसका वर्णन मिलता है वो आपने याद करना है। ठीक है, आगे हैं नाग। इस जाति के लोग जो है हिमाचल की पहाड़ियों में हर जगह बसते थे। जो आपका मंडी का पंचोकत्तर मंदिर है ना, शिव मंदिर, उसमें भी नागों की 10 फुट ऊंची मूर्तियां हैं। ठीक है, ये आपने याद करना है कि पंचोकत्तर शिव मंदिर अगर आप गए होंगे तो वहाँ आप देख सकते हैं कि नाग ही नाग बने हुए हैं और सबसे ऊंची मूर्ति भी है वहाँ पे। तो हड़प्पा सभ्यता के मोरों में नाग देवता को दिखाया गया है। महाभारत में अर्जुन ने नाग राजा वासुकी क्योलोपी नामक नाग कन्या से गंधर्व विवाह किया था। तो महाभारत में भी इसका प्रमाण मिलता है ना। तो वासुकी नाग की पूजा चंबा कुल्लू आदि में की जाती है। तक्षक नाग ने हिमालय में नाग राज्य स्थापित किया था। ठीक है, आगे हैं खश। तो इस तरह से आपको पूरा इतिहास जो है मैं पूरा करवा दूंगी आपको, जैसे मैंने जिले करवाए उस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कोल कहाँ है, पहले मूल निवासी, फिर किरात, फिर नाग, फिर खश। ये खश जो है वो आर्यों की तीसरी शाखा थी, जो कहाँ, मध्य एशिया से कश्मीर होते हुए पूरे हिमालय में फैल गई। तो कौन थी ये, खश थे। खस जाति कल्हाई। तो रोहणु क्षेत्र के खसधार, खसकंडी नाम के गांव में इनके निवास का पता चलता है। खसों की नाग जाति पर विजय के रूप में भूंडा उत्सव मनाया जाता है, जिसमें बेड़ा जाति के लोग जो नाग जाति के वंशज समझे जाते हैं कि एक परिवार के व्यक्ति की बलि इस उत्सव में दी जाती है। ठीक है, तो खसों द्वारा निर्मंड में मनाई जाने वाली बूढ़ी दिवाली भी इनके यहाँ आदिम जातियों पर विजय का प्रतीक है।
तो खस जाति जो है वो मध्य एशिया से कश्मीर में फैले पूरे हिमालय में फैल गई थी, है ना। तो खस जो है बूढ़ी दिवाली भी निर्मंड में मनाई जाती है, तो आपको पता है। तो ये आदिम जातियों की विजय का प्रतीक है। इसमें खस नाग युद्ध का मंचन होता है और लोग जो है कौरवों की ओर महाभारत का युद्ध भी लड़े थे, ठीक है। महाभारत में इस जाति का उल्लेख जो है वो बार बार आता है और कौरवों की ओर से महाभारत का युद्ध भी लड़े थे। वायु पुराण और विष्णु पुराण में भी किसका वर्णन मिलता है? खसों का वर्णन मिलता है। तो इन्होंने बाद में जो है वो छोटे छोटे संघ बना लिए जिन्हें हम मुंबाणा कहते हैं। खसों ने भी प्राचीन जातियों की भांति बहुपति प्रथा को अपना लिया था और पांडवों ने भी वनवास के दौरान बहुपति प्रथा खसों से ही ली थी, ठीक है। तो ये खस जो है वो बहुपति प्रथा अपना ली इन्होंने, है ना। और पांडवों ने भी कहाँ से ली थी? खसों से ही ली थी, ठीक है। तो ये तीसरी जाति थी। पहली थी आपकी कोल, दूसरी किरात और तीसरी खस, है ना। आगे हैं प्राचीन देवता कि कौन कौन से देवता थे प्राचीन समय में। जैसे शिव है, शक्ति है, नाग देवता है ना। और शिव की उपासना के प्रमाण कहाँ कहाँ मिलते हैं? जैसे आपका चंबा में देखो शिव की उपासना की जाती है ना। शिव का ही वर्णन मिलता है चंबा में, ठीक है। चंबा में जो है वो शिव का ही वर्णन मिलता है। जैसे मणिमहेश है ना। किन्नर कैलाश है, मणिमहेश, किन्नर कैलाश, मासू देवता का मंदिर है। तो प्राचीन धर्म जो है वो हिमाचल का शैव धर्म है। शिव जी को ही माना जाता है। पशुपति देवता की पूजा के प्रमाण जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। और शक्ति की उपासना तो जगह जगह की जाती है। जैसे दुर्गा है, काली है, अम्बा है, पार्वती है आदि नामों से प्रसिद्ध हुई है। छतराणी में शक्ति देवी, भरमौर में लक्षणा देवी, ब्रजेश्वरी देवी मंदिर, ज्वालामुखी डिम्बा देवी कुल्लू, नैना देवी बिलासपुर, हाटेश्वर देवी हाटकोटी, भीमा काली सराहण, है ना। तो हिमाचल प्रदेश में जो है शक्ति उपासना के प्राचीन प्रमाण है। और नाग देवता के अनेक मंदिरों और पूजा स्थलों के प्राचीन प्रमाण हिमाचल प्रदेश में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आर्य और हिमाचल, आर्यों की एक शाखा ने मध्य एशिया से होते हुए भारत में प्रवेश किया। ये वैदिक आर्य कहलाए। ये लोग अपना पशुधन, देवता और गृहस्थी का सामान लेकर आए और सप्त सिंधु प्रदेश की ओर बढ़े, जहाँ पूरी तरह बसने में इन्हें 400 वर्ष का समय लगा। सप्त सिंधु से शिवालिक की ओर बढ़ने पर वैदिक आर्यों का सामना यहाँ के प्राचीन निवासियों कोल, किरात और नाग जाति के लोगों से हुआ। तो आर्य की एक शाखा जो आपके खस भी कहलाई है ना, और ये वैदिक आर्य भी कहलाते थे, ठीक है। तो इसका मैं ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे है सांबर दिवोदास युद्ध, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। दस्यु राजा सांबर ने जो है वो कहाँ पे युद्ध लड़ा था और कितने वर्ष वो युद्ध चला था? तो ये दस्यु राजा सांबर के पास जो है यमुना से ब्यास नदी के बीच की पहाड़ियों में जो है वो 99 किले थे, है ना। ऋग्वेद के अनुसार दस्यु राजा सांबर और आर्य राजा देवदास के बीच तो 40 वर्षों तक युद्ध हुआ, ठीक है। तो अंत में जो है वो दिवोदास ने उद्व्रज नामक स्थान पर सांबर का कहाँ पे हुआ था? उद्वज्र नामक स्थान पे हुआ था और सांबर का वध कर दिया। तो आर्यों ने कोल, किरातों और नागों को निचली घाटियों से खदेड़कर दुर्गम पहाड़ियों की ओर जाने पर बाध्य कर दिया, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आर्य राजा देवदास के मुख्य सलाहकार कौन थे? तो वो ऋषि भारद्वाज थे, ठीक है। इस तरह से आपने याद रखना है कि सांबर और देवदास के बीच जो है वो युद्ध हुआ था। कितने वर्षों तक चला था? और 40 वर्षों तक चला था। और ब्यास नदी के यमुना से ब्यास नदी के बीच की पहाड़ियों में जो है वो कहाँ पे लड़ा था? यमुना और ब्यास नदियों के बीच में। तो उसमें 99 किले थे, ठीक है। आगे हैं खस और आर्य। खसों को भी आर्यों ने दुर्गम पहाड़ियों की ओर भगा दिया और जो वहीं बस गए उन खसों को आर्यों ने अपने में विलीन कर लिया और कुछ को अपना दास बना लिया, ठीक है। आगे हैं वैदिक आर्य। तो वैदिक आर्यों ने शक्तिशाली राजा ययाति से सरस्वती नदी के किनारे अपने राज्य की नींव रखी। उसके बाद उसका पुत्र पुरु इस राज्य का शासक बना। 10 राग युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट है।
ये दिवोदास के पुत्र सुदास का युद्ध 10 आर्य और अनार्य राज्यों के बीच हुआ था, जिसे 10 राग युद्ध कहा जाता है। सुदास की सेना का नेतृत्व उनके गुरु और मंत्री वशिष्ठ ने किया, जबकि अन्य 10 राजाओं की सेनाओं का नेतृत्व जो है वो विश्वामित्र ने किया। तो सुदास की सेना ने 10 राजाओं की सेना को पराजित किया। इसके बाद सुदास ऋग्वैदिक काल का सबसे शक्तिशाली राजा बना। यह युद्ध जो है रावी नदी के किनारे हुआ था। याद रखना है 10 राग युद्ध, ठीक है। तो इस तरह से इसमें ज़्यादा नहीं है, जो मेन पॉइंट है जैसे 10 राग युद्ध है ना, और आर्य राजा सांबर और दिवोदास का युद्ध है ना, और कोल, किरात, खश, नाग का वर्णन कहाँ कहाँ पे मिलता है ना, ये आपने याद करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह से आपको पूरा हिमाचल जो है वो याद करा दूँगी। जब आप पूरे स्टेट को भी पढ़ेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चंबा जो है, चंबा में जो है कहाँ से जो है वो राजा आए थे और कौन से राजा आए थे, वो चंद्रवंशी थे, सूर्यवंशी थे या कोई और थे, ठीक है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आपको जो है वो याद हो जाएगा। ओके, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई वीडियो। ओके।